दशकों तक इतिहास की किताबों ने हमें यह सिखाया कि भारत की कहानी उत्तर से शुरू होती है, आर्य आगमन से, संस्कृत से और नए देवताओं से। मगर हाल के जीन संबंधी शोध कुछ और ही तस्वीर सामने लाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने पूरे उपमहाद्वीप का डीएनए मैप किया, तो भारत की सबसे प्राचीन मानव वंश रेखाएं उत्तर की ओर नहीं, बल्कि दक्षिण की ओर इशारा करती दिखीं, तमिलनाडु की ओर। इन्हीं जीनोम्स में भारत के इतिहास का पहला अध्याय दोबारा लिखने का सबूत छिपा हुआ है। लंबे समय तक इतिहास ने भारत की उत्पत्ति को उत्तर भारत के संस्कृत भाषी समूहों से जोड़ा। लेकिन जब जीन विशेषज्ञों ने डीएनए का अध्ययन शुरू किया, तो यह धारणा बदलने लगी। माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोमल अनुसंधानों में पाया गया कि भारत की सबसे प्राचीन आनुवंशिक जड़ें उत्तर में नहीं, बल्कि गहरे दक्षिण में हैं। आज भी तमिलनाडु की कई जनजातियों में mtDNA हैप्लोग्रुप M और y-DNA एमवसोथ्रुरी जैसे मार्कर पाए जाते हैं, जो लगभग 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर निकले पहले मनुष्यों से सीधे जुड़ते हैं। यदि भारत की शुरुआती वंश रेखाएं यहीं आकार लेती है, तो तमिल भूमि के नीचे और कौन सी छिपी हुई विरासत दबी है? ग्रामीण जीवन, खेती और नगरों के जन्म से बहुत पहले दक्षिण भारत इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले शिकारी संग्रहकर्ता मानव समूहों का घर था। इन्हें आधुनिक जीन शास्त्र में औसी प्राचीन दक्षिणी पूर्वज कहा जाता है। अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले यही लोग यहां बसे। इनके वंशज आज भी तमिलनाडु की कुछ आदिवासी जातियों जैसे इरुला और कुरुम्बा में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इन जीनों की तुलना अंडमान के निवासियों से करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि प्रारंभिक दक्षिण भारतीय मानव कैसा था। पर यह प्रारंभिक अकेलापन ज्यादा समय नहीं टिका, क्योंकि इतिहास में एक और लहर आने वाली थी। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के पतन के बाद उसके लोग गायब नहीं हुए। कई पुरातात्विक और आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि ईरानी कृषि पूर्वज एंसेस्ट्री वाले समूह दक्षिण भारत की ओर बढ़े। यहां उनकी मुलाकात एएसआई आबादी से हुई, जो हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसी थी। समय के साथ इन दोनों के मेल से वह आनुवंशिक प्रोफाइल बनी, जिसे आज एएसआई अनुवांशिक दक्षिण भारतीय कहा जाता है। यह मिश्रण आज की अधिकांश दक्षिण भारतीय जनसंख्या की नींव है। और यह मेल केवल खून में नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। कुछ भाषाविदों ने तमिल और अन्य द्रविड़ भाषाओं में प्राचीन ईरानी भाषा एलामाइट से मिलते जुलते ढांचे और शब्द खोजे हैं। इसे एलामाइट द्रविड़ परिकल्पना कहा जाता है। यह विचार कहता है कि झाग्रोस पर्वतों के शुरुआती कृषि समूह अपने जीन के साथ अपना कुछ भाषा तत्व भी लेकर दक्षिण एशिया आए होंगे। दक्षिण भारत में वाई डीएनए हैप्लोग्रुप L1 की उपस्थिति इस संपर्क को आंशिक समर्थन देती है। हालांकि यह संबंध अभी भी शोधाधीन है। प्रमाण संकेत देते हैं, निर्णायक नहीं, लेकिन इन जड़ों से एक नई सभ्यता आकार लेने लगी। लंबे समय तक यह माना गया था कि नगर सभ्यता केवल उत्तर भारत में थी। यह धारणा तब बदली जब तमिलनाडु के कीलड़ी से खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले जो 580 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के उन्नत शहरी विकास को दर्शाते हैं। सड़कों का सुव्यवस्थित ढांचा, ईंटों की नालियां, कारीगरी के केंद्र और लिखावट वाले बर्तन, जो अशोक के ब्राह्मी से भी पुराने हैं। यहां मिले कंकालों और अवशेषों में एएसआई एंसेस्ट्री की स्पष्ट निरंतरता दिखती है, जो बताती है कि तमिल पहचान मात्र सांस्कृतिक नहीं, जैविक रूप से भी निरंतर रही है। लेकिन तमिल कहानी यहीं नहीं रुकी, वह समुद्र पार भी गई। तमिलनाडु और श्रीलंका को सिर्फ 30 किमी का समुद्र अलग करता है, मगर जीन के स्तर पर दोनों बेहद निकट हैं। श्रीलंकाई तमिल, सिंहली और वेड्डा, इन तीनों में आधे से अधिक एंसेस्ट्री साझा मिलती है। यह दिखाता है कि भाषा और धर्म भले अलग हों, पर जड़ें बहुत पुरानी और एक जैसी हैं। सिंहली भाषा इंडो आर्यन है, तमिल द्रविड़, पर पूर्वजों की मिट्टी एक रही। संस्कृति बाद में बनी, खून पहले था। 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच यूरेशियन स्टेपी से इंडो यूरोपीय भाषी समूह उत्तर भारत आए। उनकी उपस्थिति उत्तर भारत के डीएनए में ज्यादा दिखाई देती है, कहीं कहीं 60% तक। दक्षिण में यह प्रभाव बहुत कम रहा, लगभग 20-30%, और कई आदिवासी समुदायों में लगभग शून्य।
विंध्य पर्वत ने इस प्रवाह को धीमा किया, जिससे दक्षिण में पुरानी वंश रेखाएं संरक्षित रहीं। फिर आया एक सामाजिक परिवर्तन। लगभग 2000 ईसा पूर्व से विवाह की सीमाएं कठोर होने लगीं, जिसे बाद में जाति प्रथा की दिशा मिली। छोटे बंद समूहों में विवाह के कारण पुरानी वंश रेखाएं और भी शुद्ध रूप में संरक्षित रहीं। इसी कारण तमिल समुदायों में जातियों के बीच आनुवंशिक अंतर 1% से भी कम पाया जाता है। यानी जाति जीव विज्ञान नहीं, संस्कृति है। लेकिन इस संरक्षित इतिहास में और भी प्राचीन कुछ छुपा है। विलुप्त मानवों का वंश। तमिल डीएनए में, जैसे बाकी गैर अफ्रीकी मानवों में, 1-2% जीन निएंडरथल और डेनिसोवन से आते हैं। ये जीन प्रतिरोधक क्षमता, वसा चयापचय और स्थानीय अनुकूलन में भूमिका निभाते हैं। दक्षिण भारत में बाहरी मेल सीमित होने के कारण ये दुर्लभ आनुवंशिक संकेत आज तक सुरक्षित हैं और मानव विकास के अध्ययन में अनमोल हैं। आज कीलड़ी और आदिचनल्लूर में पुरातात्विक डीएनए विश्लेषण जारी है। शुरुआती परिणाम बताते हैं कि आधुनिक तमिल जीन प्रोफाइल कई हजार सालों से लगभग स्थिर बनी हुई है। यह इतिहास न कथा पर आधारित है, न राजनीति पर। यह शरीर द्वारा लिखा गया इतिहास है। जैसे जैसे और प्रमाण मिलेंगे, दक्षिण एशिया के इतिहास का ढांचा फिर से परिभाषित हो सकता है। यदि यह वंश वास्तव में अबाधित है, तो शायद भारत की कहानी किसी शाखा से नहीं, तमिल जड़ों से शुरू हुई थी।